देखिए, जैसे कि मैंने बताया, आज हम समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके शेयर्स के वैल्यूएशन को, सॉरी ऑप्शन के वैल्यूएशन को। ऑप्शन वैल्यूएशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उन्हें हम समझेंगे। और एक इसके साथ आप ये देख रहे होंगे ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है कि देखिए, जो फैक्टर्स शेयर्स आपके ऑप्शन की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, अब वो उसको कितना अफेक्ट करते हैं, उससे कितना अधिक सेंसिटिव है, ठीक है, उसे मापा जाता है। जो कुछ ग्रीक लेटर्स हैं, सिंबल्स बनाए हुए हैं, उन सिंबल्स के बेस पर उसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम समझेंगे। इसमें पार्ट ए में हम समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं, और पार्ट बी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है, जो इस सेंसिटिविटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो फैक्टर्स आपको नजर आ रहा होगा इसमें, दैट वन इज शेयर प्राइस, ठीक है, या करंट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, जो शेयर्स है जिसके लिए आपने ऑप्शन खरीदा है या ऑप्शन बेचा है, ठीक है, उसकी अपनी वैल्यू, उसका अपना मूल्य जो ऑप्शन वैल्यू को अफेक्ट करता है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, स्पॉट प्राइस होता है, आपको पता है। अब फ्यूचर में क्या प्राइस होगा वो तो हमें पता नहीं, तो हम तो आज के शेयर प्राइस के बेस पर ही उसकी वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। बाइनोमियल में आपने देखा भी होगा, हम जो करंट का प्राइस लेते हैं उसके बेस पर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कितना होने वाला है, ठीक है, उस बेस पर हम इसको मेजर करते हैं। तो जो आपका एस यानी कि स्पॉट प्राइस है, ठीक है, ये अफेक्ट करता है कॉल और पुट दोनों ऑप्शन को। अब किस तरह से अफेक्ट करता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ कि आपने जब शेयर खरीदा उस समय स्पॉट प्राइस था, सपोज कीजिए 100 रुपया, ठीक है। अब जो कॉल ऑप्शन होल्डर है उसको फायदा कब होता है, जब शेयर का प्राइस बढ़े। अब आपने ये ऑप्शन 5 रुपए का खरीदा था इसमें, ठीक है, और 10 दिन के बाद मान लीजिए वो आपका जो शेयर का जो प्राइस है वो बढ़कर 120 रुपए हो जाता है, ठीक है, और एक्सरसाइज प्राइस आपने लिया हुआ है, इसका स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है आपने, मान लीजिए इसका 105 रुपए, यानी कि आप 105 रुपए पर इसको खरीदने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अब जब ये ऑलरेडी 120 का हो चुका है, तो आगे आने वाले टाइम में हम इसके और बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं बचे हुए समय में। तो आज आपसे कोई ये ऑप्शन 5 रुपए का लेगा तो ऑब्वियसली आप उसको नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको और उम्मीद है आगे बढ़ने की, क्योंकि खरीद सकोगे आप इसको 105 में, 120 का तो आज ही हो गया, तो 15 रुपए का तो बेनिफिट इस पर आज ही हो रहा है। तो हो सकता है उसको 5 के बजाय आप 10-12 रुपए में दे, ठीक है ना। तो इसलिए जब शेयर का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, अंडरलाइंग असेट्स जनरली शेयर्स होती है फाइनेंशियल डेरिवेटिव में, तो शेयर्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन पुट ऑप्शन के साथ उल्टा होगा, पुट ऑप्शन का प्राइस गिरेगा, क्योंकि पुट ऑप्शन बेचने वाला है। वैसे भी आपको हमने बताया था कि कॉल ऑप्शन होल्डर का पे ऑफ किसके बराबर होता है। कॉल ऑप्शन होल्डर का पे ऑफ होता है कि जो शेयर का प्राइस है उसमें से एक्सरसाइज प्राइस घटा दीजिए। जैसे 120 में से आपने 105 घटा दिया, 15 रुपया, तो अगर ये 120 की जगह 130 होगा तो आपको 25 बचेंगे, 140 होगा तो आपको और अधिक बचेंगे। और पुट ऑप्शन होल्डर का पे ऑफ होता है ई माइनस एस, ठीक है। तो वहां शेयर प्राइस जितना अधिक होगा उतना ही आपका पे ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि वो बेचने वाला सौदा है। यहाँ आपने पुट ऑप्शन के केस में यहाँ आपने 105 रुपए में बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर वो मार्केट में ही अगर 125 रुपए का हो रहा होगा तो आप यहाँ क्यों बेचेंगे। हाँ, लेकिन अगर मार्केट गिरती है और वो 90 रुपए का पहुंच जाता है तब आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ये बात हम बार बार समझ भी चुके हैं कि कॉल ऑप्शन के केस में जब शेयर्स का प्राइस बढ़ता है तो फायदा होता है, पुट ऑप्शन के केस में जब शेयर का प्राइस गिरता है तो बेनिफिट होता है, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ लिखी हुई है, अगर आप यहाँ देखें मेरे साथ पढ़ें तो एस से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट या शेयर प्राइस अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन प्राइस, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन लिख लीजिए सिर्फ।
इफ द मार्केट प्राइस या स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर विल बी हाई, ठीक है, अगर ये अधिक होगा वैल्यू ऑफ कॉल विल बी हाई, और जो पुट है वो डाउन हो जाएगी, पुट की वैल्यू डाउन होगी, ये समझना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है जो इसको अफेक्ट करता है, दैट वन इज एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस, ये फैक्टर जो है ये भी अफेक्ट करता है आपके ऑप्शन के वैल्यू को। कैसे इफेक्ट करता है जरा देखिए, साथ साथ समझते हुए चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस क्रिएट कर देता हूँ ताकि अगर मुझे कुछ लिखना हो तो मैं इसमें लिख सकूं। एक्सरसाइज प्राइस जिसको हम ई से भी डिनोट करते रहे हैं, मैंने आपको बताया कुछ बुक्स में हम इसको जो है एक्स से भी डिनोट किया हुआ देखते हैं, के से भी डिनोट किया हुआ देखते हैं। स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस प्राइस पर आपने को खरीदना है या बेचना है। अब अगेन देखो, कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए पे ऑफ क्या होता है, कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए पे ऑफ होता है एस माइनस ई, और पुट ऑप्शन होल्डर के लिए पे ऑफ होता है ई माइनस एस, ठीक है। तो अगर ये एक्सरसाइज प्राइस अधिक होगा, एक्सरसाइज प्राइस अधिक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, कॉल ऑप्शन की वैल्यू गिरेगी, और अगर एक्सरसाइज प्राइस अधिक होगा तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझ लो, सीधे सब एक एग्जांपल लेकर चलो, एग्जांपल से आप समझेंगे, आपको बातें जो है क्लियर होती हुई चलेगी, ठीक है। मान लीजिए जो स्पॉट प्राइस है वो है 150 रुपए और एक्सरसाइज प्राइस है 170 रुपए, ठीक है। अब 170 रुपए में खरीदने के लिए मैं सौदा कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसने मुझसे प्रीमियम मांगा 10 रुपए। अब मैं कहता हूँ यार चल मैं 170 में नहीं, मैं इसको 200 में खरीदूंगा। अब जब 200 में खरीदूंगा, जब मैं ये कह रहा हूँ मतलब महंगा खरीदूंगा, तो जो राइटर है उसके लिए जोखिम कम हो गया ना, तो मुझसे और शायद कुछ कम पैसा मांगे, हो सकता है 2 रुपए ही ले, और मैं कहूँ कि नहीं भाई मैं तो 150 रुपए में खरीदूंगा, तो अब उसके लिए जोखिम बढ़ेगा, है ना, अब वो आपसे पैसा अधिक लेगा। तो कॉल ऑप्शन के केस में, ठीक है, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, अगर एक्सरसाइज प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू गिरेगी, ठीक है। और पुट ऑप्शन के केस में, अब ये बात बेचने की करो, मैंने कहा भाई मैं 170 रुपए में बेचूंगा तुम्हें, ठीक है, तो 10 रुपए मांग रहा है। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें 200 रुपए का बेचूंगा। अब 200 रुपए का जब मैं उसको बेच रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो महंगे प्राइस पर उसको खरीदना पड़ेगा, तो हो सकता है फिर वो आपसे प्रीमियम 10 के बजाय 20 रुपए ले, ठीक है। तो पुट ऑप्शन में क्या होगा, इनवर्स रहेगा। अगर एक्सरसाइज प्राइस अधिक होगा, एक्सरसाइज प्राइस वैसे ड्यूरिंग दी मैच्योरिटी पीरियड के दौरान कभी भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट के समय की, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय अगर एक्सरसाइज प्राइस आपने डाउन लिया है, कम लिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कॉल ऑप्शन की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, अगर डाउन लिया है तो, ठीक है। कॉल ऑप्शन के केस में अगर एक्सरसाइज प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू गिरेगी, और अगर आपने एक्सरसाइज प्राइस गिरा हुआ लिया है, कम वैल्यू ली है, कम करेंगे तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और पुट ऑप्शन के केस में क्या होगा, पुट ऑप्शन के केस में मैं बता रहा हूँ इसका जस्ट उल्टा चलेगा, ठीक है, कि अगर एक्सरसाइज प्राइस अधिक होगा तो पुट ऑप्शन की वैल्यू भी अधिक होगी, एक्सरसाइज प्राइस अगर कम होगा तो पुट ऑप्शन की वैल्यू भी कम होगी, तो इस तरह से इसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आप देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या जिसको हम रिस्क फ्री रेट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने जो लिखा हुआ है वो भी पढ़वा दें एक बार आपको, कि पे ऑफ एन ऑप्शन होल्डर डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए एस माइनस ई होता है, पुट ऑप्शन होल्डर के लिए ई माइनस एस होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर एक्सरसाइज प्राइस अधिक होगा तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन डिक्रीज, गिरेगी, और पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। तीसरा जो फैक्टर इसको अफेक्ट करता है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिस्क फ्री रेट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिस्क फ्री रेट क्या होता है, वो रेट जिस पर अभी हम समझते आ रहे, जिस पर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, डिस्काउंट करते हैं। तो जब ये रेट ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कभी कैपिटल बजटिंग में आपने पढ़ा हो, 20,000 रुपए को एक तो डिस्काउंट करना हो 10% की रेट पर,
10% की रेट पर डिस्काउंट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू 1 साल बाद 0.909 रहेगी, और अगर ये 20% पर करना हो तो इसकी वैल्यू कम होगी, हो सकता है 0.6 समथिंग कुछ इस तरह की वैल्यू आए, ठीक है। तो तब आपको प्रेजेंट वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है। अब जरा एक बार समझो, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको ना समझे तो। देखो, कॉल ऑप्शन होल्डर क्या कह रहा है, कॉल ऑप्शन होल्डर कह रहा है कि भैया मैं 3 महीने के बाद खरीदूंगा, ठीक है। और पुट ऑप्शन होल्डर कह रहा है 3 महीने के बाद मैं बेचूंगा। अब कॉल ऑप्शन होल्डर कह रहा है 3 महीने बाद खरीदूंगा, यानी कि 3 महीने के बाद उसका कैश आउटफ्लो होगा। अब अगर कैश आउटफ्लो 3 महीने के बाद होना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो 3 महीने तक उसके पास अधिक अपॉर्चुनिटी वैल्यू रहेगी कि वो ज्यादा इंटरेस्ट उस पर अर्न कर सकता है। उसका आउटफ्लो 3 महीने के लिए डिले हो गया हाई रेट पर, ठीक है, 12% की रेट पर, तो उसके पास मौका है तब तक 12% वो की रेट पर उसको कहीं इन्वेस्ट कर दे। और अगर वो 10% रही रेट तो उसको केवल 10% की रेट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ पुट ऑप्शन होल्डर का क्या है, पुट ऑप्शन होल्डर का इनफ्लो है, जो 3 महीने बाद उसको शेयर बेचना है, बेचकर उसको कुछ पैसा मिलना है, तो उसका जो इनफ्लो है वो 3 महीने के लिए डिले हो रहा है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगी, ठीक है, तो एक तरह से कह लीजिए उसको 3 महीने तक के लिए ब्याज का नुकसान होगा 12% वाला। और अगर मान लीजिए वो रेट डाउन हो तो केवल 8% वाला ही नुकसान होगा मान लीजिए, ठीक है ना। तो जो रिस्क फ्री रेट होती है, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द पेमेंट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। जो आप ऑप्शन प्रीमियम आज देते हो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, भाई ये पैसा मैंने आज दिया, 10,000 रुपये मैंने लगाए, ये अगर आज यहाँ ना लगाकर कहीं इन्वेस्ट किए होते तो मुझे कितना रिटर्न मिलता। और टू बाय ऑप्शन एंड ऑल इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर्स, जो भी मतलब जहां पर भी आपने खर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बताया, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शन वाले को फायदा होगा, ठीक है। एंड विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, और पुट ऑप्शन की वैल्यू को गिरावट। कारण मैंने आपको समझाया, ये आप देखिए क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। रीजन आप यहाँ देखिए कि द कॉल होल्डर विल अटेम्प्ट टू बाय द शेयर इन फ्यूचर। कॉल ऑप्शन होल्डर जो है वो क्या चाहेगा, फ्यूचर में शेयर्स को उसको खरीदना है। जब शेयर्स उसे फ्यूचर में खरीदना है तो इसका मतलब वो कैश आउटफ्लो करेगा फ्यूचर में। और वे कैश आउटफ्लो, तो अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक है तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जितने समय के लिए डिले हो जाए अच्छी बात है ना। तो कैश आउटफ्लो उसको करना है क्योंकि शेयर खरीदना है, ठीक है। तो अगर हाई इंटरेस्ट रेट होगी, ठीक है, विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक एडिशनल इनकम फ्रॉम दैट अमाउंट, तो उस अमाउंट से वो एडिशनल इनकम अर्न कर सकेगा। तो अगर आर अधिक होगा तो सी भी अधिक होगा, कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी अधिक होगी। दूसरी तरफ आप देखिए पुट ऑप्शन होल्डर के केस में क्या होना है, द पुट होल्डर विल अटेम्प्ट टू सेल, जैसे कि मैंने बताया वो शेयर्स को बेचेगा, फ्यूचर में बेचेगा तो उसको इनफ्लो मिलेगा। उसका इनफ्लो 3 महीने के लिए डिले हो रहा है, ठीक है, हाई रेट पर डिले हो रहा है। हाई रेट पर डिले होगा तो उसकी वैल्यू आज, प्रेजेंट वैल्यू आज कम हो जाएगी, ठीक है। सो he will expect to a cash inflow in future, फ्यूचर में वो कैश इनफ्लो की उम्मीद कर रहा है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिमिनिश हिज अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए 10% की रेट होती तो उसको केवल 10% की रेट का ही नुकसान हो रहा होता। अब रेट 15% चल रही है तो एक तरह से 3 महीने के लिए उसको 15% की रेट का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगी, ठीक है, तो पुट ऑप्शन की वैल्यू में गिरावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसी तरह से टाइम टू एक्सपायरेशन, मैच्योरिटी टाइम जिसको बोलते हैं, टाइम टू एक्सपायरेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन मतलब जितना समय बचा हुआ है। वो ऑप्शन अगर मान लीजिए 2 महीने का टाइम बच रहा है, 3 महीने का बच रहा है, 6 महीने का बच रहा है, जितने अधिक समय बचा हुआ है, ठीक है,
उस समय को अब उसी हिसाब से देखो, अभी इंटरेस्ट की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखो जो मैंने बताया। कॉल ऑप्शन होल्डर को क्या करना है, कॉल ऑप्शन होल्डर जो है, ठीक है, वो क्या उम्मीद कर रहा है, वो फ्यूचर में शेयर्स खरीदने की उम्मीद कर रहा है। तो उसका आउटफ्लो तो अगर 2 महीने के लिए डिले हो तो अच्छी बात है, 3 महीने के लिए डिले हो तो और भी अच्छी बात है, और अगर ये 6 महीने के लिए डिले होता है तो उसके लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2, 3, 6 जितने अधिक टाइम के लिए वो इसको पोस्टपोन कर सकता है उतना ही उसके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो और जो पुट ऑप्शन होल्डर है उसको इनफ्लो का नुकसान होगा उतने ही टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो सिचुएशन थी, सेम वही सिचुएशन टाइम मैच्योरिटी टाइम जो है उसके लिए भी लागू होने वाली है, ठीक है। तो देखिए इसको, टाइम टू एक्सपायरेशन या मैच्योरिटी, longer expiration time will allow the call option holder to delay his cash outflow for a longer time, and it will more time for the underlying assets to move. दूसरा, फिर assets अगर मान लीजिए बढ़ रही है, बढ़ने की तरफ है, तो उसको बढ़ने के लिए और भी अधिक समय मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस विल डिक्रीज। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जिस पर उसको खरीदना है, ठीक है। अब वो 3 महीने बाद खरीदना है तो उसकी जो वैल्यू होगी आज, या 6 महीने बाद जो खरीदना है तो उसकी जो वैल्यू होगी आज, ठीक है। दोनों ही केस में उसे एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि उसको 3 महीने के बाद खरीदना है, ठीक है, तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू जो होगी, और अगर 6 महीने बाद खरीदना हो तो जो प्रेजेंट वैल्यू आज होगी एक्सरसाइज प्राइस की, दोनों में डिफरेंस मिलेगा। जाहिर सी बात है 6 महीने बाद की प्रेजेंट वैल्यू आज और कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक तरह से उसको और कम इनफ्लो और कम आउटफ्लो करना पड़ेगा आज की तारीख में, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ क्या होगा कि अगर टाइम बढ़ेगा, अगर ये टी बढ़ता है, ठीक है, इफ टी इंक्रीज, अगर ये टाइम बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू तो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन पुट ऑप्शन की वैल्यू में गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। सो देखिए अब इसमें क्या हम लिख सकते हैं, इसमें आप नोट कर सकते हैं कि लॉन्गर एक्सपायरेशन टाइम विल अलाउ द कॉल ऑप्शन होल्डर टू डिले हिज ऑप्शन आउटफ्लो फॉर ए लॉन्गर टाइम, and it will more time for the underlying asset to move. The present value of strike price will decrease with the increase in expiry time of option. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 2 से 3, 3 से 6, तो वैसे वैसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ई की प्रेजेंट वैल्यू गिर जाएगी। और आपको पता है इसका पे ऑफ क्या होता है, पे ऑफ होता है एस माइनस ई। तो ये ई जितना छोटा हो उतना मुझे फायदा हो कॉल ऑप्शन वाले को, है ना। तो जब ये ई लंबे समय तक रहेगी तो ये प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, ये कम आएगी, तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंस बढ़कर आएगा। और पुट ऑप्शन होल्डर के लिए वैल्यू होती है ई माइनस एस, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही कम मेरे लिए पे ऑफ बचेगा, मेरे यानी कि पुट ऑप्शन होल्डर के लिए, ठीक है। इसलिए पुट ऑप्शन होल्डर के लिए रिवर्ट हो जाएगी ये सिचुएशन, ठीक है ना। तो ऑन द अदर side, put holder who is expecting to sell the share in future will have to delay his cash inflow for a longer time. उसको अपना कैश इनफ्लो लंबे समय के लिए डिले करना पड़ेगा, ठीक है। So it will reduce his earning opportunity in form of interest income. इससे इंटरेस्ट इनकम के रूप में उसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी ज़्यादा लंबे समय तक के लिए, और इससे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ई की प्रेजेंट वैल्यू भी कम हो जाएगी। और उसका तो पे ऑफ ही कैसे निकलता है, ई माइनस एस। तो जब ई की प्रेजेंट वैल्यू ही कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका पे ऑफ भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट टाइम का किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, रिवर्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा पुट ऑप्शन पर, और सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा कॉल ऑप्शन पर। आगे देखिए तीसरी, नेक्स्ट जो फिफ्थ आइटम है इसमें, दैट इज प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ शेयर। कि शेयर्स के प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब आपने ये चीज पढ़ी है कि जो भी ऑप्शन होल्डर है, चाहे पुट वाला हो चाहे चाहे कॉल वाला हो, दोनों के लिए ही लॉस तो होता है लिमिटेड,
ठीक है, लॉस लिमिटेड, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट की जो अपॉर्चुनिटी है वो अनलिमिटेड, ठीक है। कॉल ऑप्शन होल्डर वाला जो है उसके लिए एक्साइज प्राइस उसने रखा भाई मान लो 120 रुपये। तो अब अगर मान लीजिए उसने प्रीमियम दिया है इसके लिए, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम उसने पे किया है मान लो 10 रुपये, तो अगर ये 120 की बजाय मान लीजिए 110 रुपये हो जाता है या 100 रुपये हो जाता है, उसको एक्साइज नहीं करना है मान लीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको नुकसान कितना होगा 10 का। लेकिन अगर वो बढ़ता है 125 होता है तो वो 135 होता है तो 155 होता है तो ये 160 होता है, जितना अधिक होगा उतना उसको फिर प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो हाई फ्लक्चुएशन का लाभ हमेशा ऑप्शन होल्डर को मिलता है और दोनों को मिलता है, कॉल ऑप्शन होल्डर को भी और पुट ऑप्शन होल्डर को भी। पुट ऑप्शन के केस में भी ऐसा ही होगा कि पुट ऑप्शन वाले ने कहा कि भाई मैं 120 रुपए में बेचूंगा। अब अगर 120 रुपए से अधिक कितना ही शेयर प्राइस चला जाए, ठीक है, उसको एक्सरसाइज करने की उसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर 120 से नीचे कितना भी चला जाएगा, मान लो 90 पर चला जाएगा शेयर प्राइस, तो भी वो 120 रुपए में आपको आकर बेच देगा। 80 चला जाए तो उसके लिए तो और अच्छी बात है। और अगर मान लो उसको एक्सरसाइज नहीं करना तो क्या जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रीमियम जाएगा जो उसने 5 रुपए 10 रुपए दिया है। तो लिमिटेड लॉस लेकिन अनलिमिटेड उसके लिए प्रॉफिट होता है। तो इसलिए यहाँ ये ध्यान रखना, वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट दोनों ही ऑप्शन पर, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, अगर प्राइस वोलेटिलिटी अधिक होगी तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, पुट ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ऑप्शन राइटर है उसके लिए जोखिम बढ़ जाएगा, ऑप्शन होल्डर का तो जोखिम होता ही लिमिटेड है, ठीक है। द ऑप्शन होल्डर, ठीक है, बोथ कॉल एंड पुट have limited loss but unlimited earning opportunity, ठीक है। These earning opportunities will increase with the more fluctuations in price of underlying assets, ठीक है। जितनी ये जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, उसकी जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होल्डर है उनके लिए तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन ये जो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके जो ऑप्शन राइटर है उसके लिए क्या बन जाएगी, जोखिम, ठीक है। और उनको तो और अधिक फायदा कैसे होना है, अगर मान लीजिए 80 की जगह वो मान लीजिए 60 रुपए हो जाए तो पुट ऑप्शन वाले को और फायदा है, 50 हो जाए तो उसको और भी फायदा है। इसी तरह से ये अगर 135 की जगह 160 हो जाए तो उसको और भी बेनिफिट है। तो जितनी हाई फ्लक्चुएशन होगी उतना ही ऑप्शन होल्डर को फायदा होगा, चाहे कॉल वाला हो चाहे पुट वाला हो, ठीक है। तो इसलिए इनको तो फायदा और राइटर को नुकसान, ठीक है। तो इसलिए जैसे जब फ्लक्चुएशंस अधिक होगी तो क्या होगा, हायर द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स ग्रेटर विल बी द रिस्क फॉर ऑप्शन राइटर, ठीक है। हेंस इन केस ऑफ हाई फ्लक्चुएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, ऑप्शन जो दोनों है कॉल या पुट दोनों की ही वैल्यू उसमें बढ़ेगी, ठीक है। एक इसमें फैक्टर्स और आता है, जबकि इसको बीएसएम वगैरह में हम कंसिडर तो फिर नहीं कर लेंगे अभी, तो इनकम अगर मिलती है, डिविडेंड अगर मिलता है, ठीक है। तो डिविडेंड का जब हम आपको जो है वेरियस अप्रोचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जब बता रहे थे तो वहां हमने आपको एक चीज बताई थी, डिविडेंड के केस में एक्स डिविडेंड रेट वगैरह आपको कई चीजें बताई थी। तो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, मान लो आज उसका शेयर प्राइस 50 रुपए है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करती है मान लो 10 रुपए, तो उसका शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड उसको मिलेगा, ठीक है, उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास उस एक्स डिविडेंड वाली डेट के समय उसके पास शेयर था, ठीक है, रिकॉर्ड डेट जिसको हम बोलते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वैसे, तो फिलहाल अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। तो अब इसका शेयर प्राइस मूव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास वो शेयर होगा उसी को ही वो डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये 50 से बढ़कर अगर मान लीजिए 60 रुपए तक जब तक हो जाता है, ठीक है, 60 तक 62 तक ये प्राइस बढ़ता है। लेकिन जब जिस डेट को वो डिविडेंड की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, जब वो डिविडेंड की पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये शेयर का प्राइस वापस गिरने लग जाएगा, क्योंकि पता है अब इसके अंदर डिविडेंड नहीं है। आज की डेट को डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आज तो डिविडेंड सहित बिक रहा है, आज इसके अंदर डिविडेंड भी इंक्लूड है 10 रुपए का, तो डिविडेंड सहित बिक रहा है। और बाद में जिस दिन डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट आ जाएगी उसके बाद अब इस पर आज आप खरीदोगे तो आज इस पर ये 10 रुपए का डिविडेंड इसमें शामिल नहीं है, तो ये गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो
डिविडेंड देने से क्या होता है, डिविडेंड देने के बाद शेयर का प्राइस गिरने लग जाता है। और ये आपने भी पढ़ा ही है कि शेयर का प्राइस जब गिरता है तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी गिर जाती है और पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यही इसमें हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ऑप्शन इफ डिविडेंड इज पेड ऑन द शेयर आफ्टर इट्स पेमेंट द प्राइस ऑफ शेयर विल गो डाउन, शेयर का प्राइस तो नीचे गिरेगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है, द प्राइस ऑफ ऑप्शन विल डिक्रीज विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। कॉल ऑप्शन के केस में तो शेयर का प्राइस गिरेगा, क्योंकि शेयर का प्राइस गिर रहा है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी गिरेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो पुट ऑप्शन है उस केस में क्या होगा कि जैसे आपने अगर डिविडेंड दिया है तो डिविडेंड देने से शेयर का प्राइस गिरा होगा और शेयर के प्राइस गिरने से पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ी होगी। तो ये मेन फैक्टर्स हैं। अगर थ्योरी बेस पर आते हैं कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो आपको ये फैक्टर्स लिखने हैं और इस तरह से एक्सप्लेन करने हैं। और ये आपकी सुविधा के लिए समरी फॉर्म में मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख लीजिए, जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया वही जस्ट रिपीट हो रहा है ये सारी चीज। कि पहली चीज यहाँ है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये वैल्यू ऑफ कॉल और ये वैल्यू ऑफ पुट, ठीक है। तो जो आपका शेयर प्राइस है वो अगर बढ़ा तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, पुट ऑप्शन घटेगा। एक्सरसाइज प्राइस अगर बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन घटेगा, पुट ऑप्शन बढ़ेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, पुट ऑप्शन गिरेगा। अगर टाइम बढ़ता है तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, रीजन में बता चुका हूँ, पुट ऑप्शन की वैल्यू गिरेगी। वोलेटिलिटी के केस में दोनों की ही वैल्यू बढ़ेगी। अगर अधिक फ्लक्चुएशन वाला शेयर आप ले रहे हो, उस पर ऑप्शन ले रहे हो, तो कॉल हो या पुट हो, अगर इसमें फ्लक्चुएशन अधिक है तो जो ऑप्शन की वैल्यू है वो अधिक मिलेगी। और डिविडेंड की पेमेंट के बाद शेयर्स का प्राइस गिर जाता है, इसलिए कॉल ऑप्शन पर तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव, डिक्रीज होगा, और पुट ऑप्शन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए जो इसको अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं जो ऑप्शन ग्रीक्स क्या होती है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स बन जाता है कि ऑप्शन ग्रीक्स। अब देखो, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि जैसे लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा होगा और आपने पढ़ा कि भाई डिमांड जो है प्राइस से, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस से, कंज्यूमर की इनकम है उससे अफेक्ट होती है। अब हमें डायरेक्शन तो वहां से पता चल गई, लेकिन मैग्नीट्यूड उसको मापने के लिए आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मांग की लोच। तो एक तरह से कह लो ये वही है, ये आपके जो ऑप्शन पे ऑफ की एक तरह से इलास्टिसिटी है। ये हमने पढ़ा कि बहुत सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किस फैक्टर का कितनी मात्रा में इम्पैक्ट पड़ रहा है वहां, उसे मेजर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं वो हम ऑप्शन ग्रीक से मापते हैं। और ग्रीक्स किस लिए बोलते हैं इसको, क्योंकि ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स आर द मेजर ऑफ सेंसिटिविटी या इलास्टिसिटी ऑफ ऑप्शन वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू की जो इलास्टिसिटी है या जो चेंज है, जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स दी वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, कि जो अलग अलग फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं उससे इसकी सेंसिटिविटी इस तरह की है, ठीक है। इन्हें ऑप्शन ग्रीक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हें हम डिनोट करते हैं अलग अलग ग्रीक लेटर से, लाइक डेल्टा, गामा, थीटा, इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं, इसलिए इनको हम ऑप्शन ग्रीक बोलते हैं। फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपका पढ़ा हुआ, मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, डेल्टा। डेल्टा के लिए सिंबल आप चाहे तो ये वाला यूज करो, ठीक है, या ये इस तरह का साइन होता है, सिंबल होता है, एस साल जैसा बनाकर पीछे इसको मोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। ये भी डेल्टा का साइन है। डेल्टा क्या बताता था, हमने पढ़ा था, डेल्टा बताता है कि जो शेयर का जो प्राइस है उसके साथ सेंसिटिविटी क्या है, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इस पर। सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्रीमियम टुवर्ड्स चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट, ये अगर जो शेयर है उसका प्राइस बढ़ता है, शेयर का प्राइस आपने कभी निकाला होगा, अभी बाइनोमियल में हमने करवाया आपको कि सी यू माइनस सी डी आप करते थे और नीचे होता था एस यू माइनस एस डी, ठीक है। आप साइड यूएस माइनस डी एस लिखते थे, बल्कि यूएस माइनस डी एस। शेयर्स का प्राइस भाई मान लो 400 से बढ़कर 600 हो जाता है, तो 600 माइनस 400,
और जो आपका जो पे ऑफ है वो 50 हो जाता है, बढ़कर पहले 20 था, तो अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है इसी को डेल्टा बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्रीमियम टुवर्ड्स चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। डेल्टा क्या है? डेल्टा इज ए मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस ऑफ एन ऑप्शन टू ए यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, आपको डेल्टा निकालना हो तो क्या कर लो, चेंज इन, ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन पे ऑफ डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ शेयर। शेयर्स के प्राइस में चेंज होने के कारण देखो जिसमें चेंज हुआ है, ठीक है, वो डाउन, वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, उसका इम्पैक्ट किस पर देखना है, सभी पर, ऊपर सभी में न्यूमरेटर में अपना ऑप्शन पे ऑफ रहेगा, ऑप्शन प्रीमियम रहेगा, ठीक है। और ये जिसका असर देख रहे हो, जैसे भी हम शेयर प्राइस का असर देख रहे हैं, तो वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, तो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन अंडरलाइंग प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। और ये मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हुई है, इसलिए मैं इसको जल्दी खींच रहा हूँ, इसमें टाइम नहीं लगा रहा ज़्यादा। कि डेल्टा ऑफ ए कॉल अगर मान लो 0.4 आती है, तो इसका मतलब क्या है कि चाहे तो मैं एक कॉल ऑप्शन खरीद लूँ या 0.4 शेयर खरीद लूँ, दोनों में बराबर का पे ऑफ मिलेगा। तो डेल्टा ऑफ ए कॉल 0.4 मीन्स दैट पे ऑफ फ्रॉम वन कॉल ऑप्शन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद बाय ऑफ 0.4 शेयर। अगर हम 0.4 शेयर खरीद लें या एक कॉल ऑप्शन खरीद लें, दोनों में सेम पे ऑफ रहेगा। डेल्टा ऑफ पुट आपको ये भी बताई हुई है, नेगेटिव होती है, हमने निकाल के भी दिखाई थी बाइनोमियल में, ठीक है। तो साइन को हम कहीं पे भी दिखाते नहीं है, अल्दो द साइन इज नॉट शोन एनीवेयर। इफ डेल्टा ऑफ ए कॉल इज 0.4, तो डेल्टा ऑफ पुट, इनका रिलेशन भी बताया था, डेल्टा ऑफ पुट कितनी मिलेगी आपको, 0.6 मिलेगी, ठीक है, बशर्ते एक्सरसाइज प्राइस सेम होना चाहिए, मैच्योरिटी पीरियड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब चीजें और सेम असेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डेल्टा आप कॉल तो खरीदे किसी एक्स कंपनी का और पुट खरीदे किसी वाई कंपनी का, ठीक है। तो ये डेल्टा के बारे में तो हम काफी पढ़ चुके हैं। डेल्टा के बाद नेक्स्ट आता है गामा। गामा को आप एक तरह से डेल्टा ऑफ डेल्टा कह सकते हैं, डेल्टा में डेल्टा, डेल्टा में चेंज, रेट ऑफ चेंज इन द पोर्टफोलियो डेल्टा। अभी हमने डेल्टा निकाला ना, उस डेल्टा में कितना बदलाव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, ठीक है। गामा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन डेल्टा ऑफ ऑप्शन। अभी आपने ऊपर डेल्टा निकाला, ठीक है, तो ये डेल्टा पहले जो आ रहा था, अगले लेवल पर डेल्टा इतना आया, तो डेल्टा इस लेवल में से पहले वाला लेवल घटा दो, और शेयर का प्राइस पहले ये था, ठीक है, अब ये हो गया, पहले ये था, तो ये जो डिफरेंस होगा दैट वन इज कॉल्ड गामा। गामा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, तो चेंज इन डेल्टा ऑफ ऑप्शन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डेल्टा का डेल्टा, चेंज का चेंज, ठीक है, डेल्टा, चेंज इन डेल्टा ऑफ ऑप्शन डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ये इसको सिर्फ हम ऐसे देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू कम आ रही है कि अधिक आ रही है। अगर ये वैल्यू कम आ रही है तो हम कहेंगे कि कम सेंसिटिव है, यानी कि शेयर प्राइस में चेंज होने से डेल्टा में असर कम पड़ता है, हल्का पड़ता है, ठीक है। और अगर ये हाई है तो हम कहेंगे कि ये अधिक सेंसिटिव है, यानी कि शेयर प्राइस में चेंज होने से डेल्टा में असर अधिक पड़ता है, ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है रो, ठीक है, रो, ये भी ग्रीक लेटर है, पी जैसा होता है साइन, पी, रो, ठीक है। रो अब इस तरह से याद रखो, देखो डेल्टा तो आपको पढ़ ही लिया, गामा मैंने बता दिया डेल्टा का डेल्टा, रो आर, आर से रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन वैल्यू डिवाइड बाय चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है तो आपका जो शेयर का ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कितना चेंज होगा, वो मेजर किया जाता है रो से, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये चीज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज थीटा, थीटा टी, टी से टाइम, ठीक है,
थीटा टी से शुरू हो रहा है, टी फॉर टाइम एक तरह से। तो सेंसिटिविटी टू चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी, ठीक है, कि समय में बदलाव होगा। अगर मान लो 2 महीने के बजाय 3 महीने का हो जाता है या 4 महीने का हो जाता है, ठीक है, तो कितना इसमें चेंज आएगा। तो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम में जो चेंज होगा, ठीक है, कितना बदलाव होगा। ऊपर तुम सेम ही लेकर चल रहे न्यूमरेटर, आप टाइम टू एक्सपायरी अब 2 महीने से बढ़ाकर अगर इसको 4 महीने कर दिया जाए तो कितना फर्क आएगा इसमें, ठीक है, इसे बोलते हैं थीटा, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है वेगा। वेगा वी जैसा साइन होता है, वी, वेगा वी, वी से वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्रीमियम टुवर्ड्स चेंज इन वोलेटिलिटी ऑफ शेयर प्राइस। वेगा कैसे निकालते हैं? वेगा होता है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन वोलेटिलिटी ऑफ, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन वोलेटिलिटी, ठीक है, या चेंज इन प्राइस, वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस ले लीजिए बल्कि, चेंज इन वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस। जो आपकी अंडरलाइंग असेट्स है उसमें कितनी जो है फ्लक्चुएशंस आती है। और एक चीज हमने पढ़ा था जो इसको अफेक्ट करने वाली है, दैट इज ई एक्साइज प्राइस, लेकिन वो चेंज नहीं होती, इससे उसका कोई ग्रीक लेटर बनाने की हमें जरूरत नहीं, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इनको हम ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ इसकी टेबल की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये जो आपका इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर, खुद का जो शेयर की वैल्यू अफेक्ट कर रही है, तो किससे डिनोट कर रहे हैं हम? डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। एक्साइज प्राइस में चेंज होता ही नहीं। इंटरेस्ट रेट को हम डिनोट कर रहे हैं जिससे रो से, ठीक है। टाइम टू मैच्योरिटी को डिनोट कर रहे हैं टाइम थीटा, ठीक है। प्राइस वोलेटिलिटी वेगा, ठीक है। ये फैक्टर्स हमने इसमें पढ़े, ठीक है। और ये थीटा जो है आपका किस तरह से होता है, आपने देखा, जो सॉरी डेल्टा जो है किस तरह का होता है। ऑप्शन कॉल का डेल्टा पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, वो सारा हम बता चुके हैं, बार बार मुझे रिपीट करने की शायद जरूरत नहीं होगी। जो इनका इम्पैक्ट है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसी तरह का इम्पैक्ट इस पर आएगा। और एक लास्ट बात और चलते चलते कि जो मैंने बताया है ये मैंने किसके लिए बताया? कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए। अब यही चीज आप कॉल ऑप्शन राइटर के लिए लेना चाहिए, ऑप्शन राइटर, तो जस्ट इसको उल्टा कर देना, ठीक है। कि जैसे मैंने कहा कि शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा, ठीक है, शेयर का प्राइस बढ़ने के कारण, ठीक है, कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, तो कॉल ऑप्शन होल्डर को फायदा होगा, लेकिन कॉल ऑप्शन राइटर को क्या होगा? नुकसान। तो जो इसके लिए बेनिफिट है, पॉजिटिव है, वो उसके लिए नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरी है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अपने तैयार करिए, कंसेप्ट कंप्लीट करिए, जो है क्लियर कीजिए, ठीक है।